कैसे हैं आप लोग? अरे ठीक हूँ, कल से ठीक हूँ आज। ठीक है। कल तो ऐसा लगा था मेरे को। थोड़ा आवाज़ बढ़ा दो भाई। आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही क्या? अभी आ जाएगी। संख्या आज कम कैसे लग रही है? अच्छा, हॉल बड़ा है, इसका मतलब है कि वो हॉल छोटा है और संख्या आप लोगों की इतनी है, लेकिन उसमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है। तो कल तो मुझे ऐसा लगा कि ये अपना अंतिम दिन है आज। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे को डर यही था कि हाँ, कि मेरे जो स्टूडेंट है वो हर साल 14 फरवरी को मेरे पुण्यतिथि के रूप में नहीं मनाए, क्योंकि 14 फरवरी को ऐसे भी बहुत सारे दिन होते हैं। आज बसंत पंचमी भी है और आज ही के दिन पुलवामा अटैक में हमारे जो जवान हैं, हमारे जवान शहीद हो गए थे, तो यह एक दुख का दिन भी है, एक शोक दिवस भी है। और तीसरा, कुछ लोगों का यह त्यौहार भी है, जो लोग इसको मनाते हैं उनका। अपने राजस्थान में ऐसा त्यौहार नहीं मनाया जाता। ठीक है, हैं? हाँ। तो हालांकि तबीयत मेरी आज भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आज भी खराब ही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आज चलना ही चाहिए। अरे मुझे लगा कि आज चलना चाहिए। अगर मैं आज नहीं गया तो पता नहीं स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि आज कैसे नहीं आए। इसलिए हाँ, चलो तो इधर आ जाऊँ क्या अब मैं, या वही बैठा रहूँ? क्या पढ़ रहे थे अपन? राज्य सरकार हम पढ़ रहे थे, और राज्य सरकार में अरे रुक जाओ, अब शांत होकर इधर आओ। और क्लास वैसे भी बहुत बड़ी और आप लोग कम हो, तो हॉल वैसे भी गूंज रहा है, तो ध्यान से सुनोगे तो भी मेरी आवाज़ समझ में आएगी। तो राज्य सरकार में एक तो हमने पढ़ा राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, तीसरा है इसमें विधानमंडल, और चौथा हम पढ़ेंगे इसमें उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट। 4 चीज़ें हमें पढ़नी है। इसमें राज्यपाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या? राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनके आर्टिकल पढ़ चुके हैं। हमें राजस्थान के संदर्भ में कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ना था। उसमें हमने मनोनीत मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री, यह हमने पढ़ना शुरू किया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे विधानमंडल, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हम पढ़ रहे थे राजस्थान के संदर्भ में मुख्यमंत्री, राजस्थान के संदर्भ में मुख्यमंत्री। सही है क्या? यही पढ़ रहे थे ना? हाँ, राजस्थान के संदर्भ में मुख्यमंत्री। और सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा कि राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हुए हैं। कितने हुए हैं? मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान में हुए हैं 3। ये मनोनीत क्यों करने पड़े? क्योंकि 1952 तक राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे। फरवरी 1952 में चुनाव हुए। चुनाव के बाद में यहाँ से मुख्यमंत्री निर्वाचित होना शुरू हुए थे। तब तक 30 मार्च 1949 से 30 मार्च 1949 से लगाकर और 29 फरवरी 1952, जब तक विधानसभा के चुनाव नहीं हो गए थे, तब तक राजस्थान में 3 व्यक्ति मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। इसमें जो पहला मनोनीत मुख्यमंत्री था उसका नाम था हीरालाल शास्त्री। तो शास्त्री जी पहले मनोनीत मुख्यमंत्री है, साथ ही राजस्थान के पहले
मुख्यमंत्री भी है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री और राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। दूसरे इसमें मुख्यमंत्री थे CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे, जो कि मूलतः तमिलनाडु के निवासी थे और राजस्थान में जयपुर के अंदर ही प्रशासनिक पदों पर कार्य करते थे। ये ICS अधिकारी थे और केंद्र के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। और तीसरे अपने मुख्यमंत्री बने थे जयनारायण व्यास। तो मैंने आपको घटना बताई होगी, हाँ, कौन सी घटना? ये जो बात है ये आपके 29 फरवरी 1952 तक की बात है, यानी 30 मार्च 1949 को तो राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। लगभग बड़ी बड़ी रियासतें एक हो गई थी और एक होने के बाद राजस्थान बन गया था। तो 29 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसके ठीक 7 दिन बाद में, यानी 7 अप्रैल को, कितनी अप्रैल को? 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है। और 29 फरवरी 1952 को राजस्थान विधानसभा का गठन किया गया। इसके ठीक 3 दिन बाद में 3 मार्च 1952 को राजस्थान को पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री मिला। क्या मिला? पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री। और पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बना? टीकाराम पालीवाल। पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? टीकाराम पालीवाल। कब बने थे ये? तो ये 3 मार्च 1952 को बने थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये 6 महीने रहे लगभग। कितने महीने? 3 मार्च से लगा करके और लगभग 1 नवंबर 1952 को इनको पद से हटा दिया गया और इनके स्थान पर जयनारायण व्यास राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? जयनारायण व्यास। घटना मैंने आपको बताई थी कि जयनारायण व्यास किशनगढ़ की जो चांदमहल मेहता की सीट है, उस सीट को खाली करवा करके और वहां से चुनाव लड़ करके विधानसभा में पहुंचे और 1 नवंबर 1952 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जयनारायण व्यास भी लगभग 2 ही साल तक रहे थे। कितने साल तक? 2 साल तक। और लगभग 13 नवंबर 1952 की घटना है, 1954, 13 नवंबर 1900। इस दिन क्या घटित हुआ था? तो इसके लिए देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए। हमने यहाँ पर पढ़ा कि हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। तो मैंने आपको बताया कि जब राजस्थान में चल रहे थे प्रजामंडल आंदोलन और किसान आंदोलन, तो इन आंदोलनों के अंदर राजस्थान के बहुत बड़े बड़े नेता उभर कर सामने आए, जैसे जयनारायण व्यास, जैसे आपके माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, भोगीलाल पांड्या, गोकुललाल आसावा, इस प्रकार से खूब सारे नेता थे। तो इसमें जो 3 व्यक्ति है प्रमुख रूप से, एक तो है हीरालाल शास्त्री, एक आपके जयनारायण व्यास, ये तो हो गए जयपुर के। हीरालाल शास्त्री कहाँ के थे? जोधपुर से थे। जयनारायण व्यास जोबनेर, उस समय जयपुर रियासत का हिस्सा था, वर्तमान में जोबनेर है। तो जयनारायण व्यास कहाँ के थे? आपके मारवाड़ के, जोधपुर के। और तीसरे व्यक्ति थे आपके मेवाड़ से, और मेवाड़ से उनका नाम क्या था? माणिक्यलाल, जिनका एक प्रसिद्ध गीत फेमस है, हाँ, आप जो सुनते हो ना, पंचीड़ा। ये पंचीड़ा किसका है? माणिक्यलाल वर्मा। बिजोलिया किसान आंदोलन में जब भीड़ बोर हो जाती थी और भीड़ को लगता कि अब आंदोलन जो है, आंदोलन को चलाने के लिए कुछ उसमें कुछ घटनाएं या फिर कह सकते हैं कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, तो ऐसे समय में माणिक्यलाल वर्मा जो है अपने पंचीड़ा गीत से उनका मनोरंजन करते थे। ये तीनों के अंदर बहुत भयंकर दोस्ती थी, तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। लेकिन तीनों में से हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा में से मुख्यमंत्री कौन बन गए? दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर पास हो जाए तो बहुत अधिक दुख होता है। मूवी देखी आपने? कौन सी? हाँ, 3 इडियट। वही बात यहाँ पर हुई। तो हीरालाल शास्त्री को जैसे ही मुख्यमंत्री बनाया, पहले ये घनिष्ठ मित्र थे, जैसे इनको मुख्यमंत्री बनाया, ऐसा कहते हैं कि जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा हो गए नाराज।
और नाराज होकर के ये गए थे केंद्र सरकार के पास में। उस समय केंद्र में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके पास में गए और नेहरू जी को कहा कि आपने किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है? उसको पता तो नहीं है पॉलिटिक्स क्या होती है, उसको तो पॉलिटिक्स हम बताते हैं, हमारे साथ ही बैठता है, उसको नहीं पता है, उसको हटा के किसी और को बनाओ। तो बहुत ज़्यादा जब शिकायत की तो हीरालाल शास्त्री को हटा दिया गया और पहली बार राजस्थान में केंद्र द्वारा नियुक्त, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। एक आईसीएस अधिकारी को, एक प्रशासक को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसका नाम क्या था? सीएस वेंकटाचार्य। लेकिन जैसे ही सीएस वेंकटाचार्य को बनाया, जयनारायण व्यास ने कहा कि हमारे कहने का मतलब वो थोड़ी था, इसको हटाने का मतलब ये थोड़ी कि इसको बनाओ। तो आपका मतलब क्या था कि इसको हटाने का मतलब है कि मेरे को बनाओ। तो बाद में मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? ये तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बन गए। अब हुए चुनाव 1952 में। 1952 में जब चुनाव हुए, चुनाव के अंदर ये तमाम नेता चुनाव हार गए। जितने भी पंछीड़ा गाने वाले थे, जितने भी ये गांधी थे, मारवाड़ के गांधी, और ये जयपुर में हीरालाल शास्त्री, तमाम लोग चुनाव हार गए। चुनाव हार गए तो फिर मौका किसको मिला? टीकाराम पालीवाल को मौका मिला, क्योंकि जयनारायण व्यास के खास थे और जयनारायण व्यास को पता था कि इसको तो अपन कभी हटा करके खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और नहीं भी बने तो अपन जो चाहेंगे वो काम ये करेगा। ये 6 महीने हुए थे कि 6 महीने के बाद में जयनारायण व्यास जो है टीकाराम पालीवाल को हटा करके खुद बन गए मुख्यमंत्री, और टीकाराम पालीवाल को क्या बनाया? उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम बनाया। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि बाद में क्या बने? उप मुख्यमंत्री बने थे। वो कौन है? वो टीकाराम पालीवाल है। अब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन तो गए, अब नाराज कौन हो गए? पहले जब हीरालाल शास्त्री को बनाया था तो जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा, इनमें दोस्ती बहुत घनिष्ठ हो गई थी, क्योंकि जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो बहुत अधिक अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, आप में से जो कोई दोस्त परीक्षा में फेल हो जाएंगे वो घनिष्ठ मित्र बनेंगे, और आपका कोई दोस्त अगर पास हो गया वो हो जाएगा आपका दुश्मन। ठीक है, हालांकि सामने तो आप नहीं कहोगे, लेकिन मन ही मन उसको गालियाँ निकालोगे। उसमें उसको ऐसा कितना आता था हमें पता है, उसको क्या आता था। ये तो ठीक है, किस्मत उसकी अच्छी थी इसलिए नौकरी लग गया। और आप लोग बैठ करके बाहर चाय की थड़ी पर और इस प्रकार से डिस्कस करोगे, बातें करोगे आपस में कि हमारी गलती थोड़ी है, ये कोचिंग वालों की गलती है, ढंग से पढ़ाया नहीं। अब उनको ये नहीं पता है कि वो तीसरा जो नौकरी लगा है वो भी इसी कोचिंग में था। लेकिन जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो अच्छे। तो जब हीरालाल शास्त्री को बनाया तब तो ये हो गए घनिष्ठ मित्र, जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा। अब जयनारायण व्यास जब खुद मुख्यमंत्री बन गए तो माणिक्यलाल वर्मा को लगा कि ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की नहीं। अपने को क्या मिला? पहले ये बन गया, अब ये बन गया, अपने को तो कुछ मिला ही नहीं। अब माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री ये बन गए अच्छे दोस्त, और ये अब चक्कर काटे दिल्ली के, जयनारायण आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के, उसके चक्कर काटे। और नेहरू जी को जाके बोला कि जयनारायण व्यास को तो विधानसभा में विश्वास मत ही हासिल नहीं है। जयनारायण व्यास जो है उसको विधानसभा में विश्वास मत नहीं है, बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है। और यहाँ तक कि जो कांग्रेस के विधायक है वो ही जयनारायण व्यास के साथ में नहीं है। पूरी विधानसभा सदस्यों की छोड़िए, कांग्रेस के विधायक इसके साथ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पहली विधानसभा में 160 सीटें थी। कितनी थी? आगे लिखता हूँ, 160 सीटें थी। इस 160 में से 82 पे जीत के आई थी कांग्रेस। कितने पे जीत के आई थी? 82 पे कांग्रेस जीत के आई थी, और 24 पे जीत के आई थी राम राज्य परिषद। बताइए, देखे मैंने किसकी पार्टी थी? ये जोधपुर महाराजा हनुमान सिंह की पार्टी थी। तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यही थी। अब इन 82 में कहा कि ये 82 लोग ही जयनारायण व्यास के साथ नहीं है। तो नेहरू जी ने कहा ऐसा थोड़ी होता है। जयनारायण व्यास को बुलाया कि ये बात सही है क्या? तो जयनारायण व्यास ने कहा कि ये लोग तो जलते हैं मेरे से, ये पहले मेरे दोस्त ही थे, ठीक है, और साथ में चाय पे थड़ी पे बैठ के चाय पीते थे, अब ये जलते हैं मेरे से, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और यदि आपको ऐसा ही लगता है तो भले ही फ्लोर टेस्ट करवा लो। क्या करवा लो? नाम सुना है क्या फ्लोर टेस्ट का? फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है वोटिंग करवा लो भले। यानी जो कांग्रेस के मेंबर है, 82 मेंबर, इनके बीच में क्या करवा ली जाए? वोटिंग करवा ली जाए कि हम अपना जो नेता है वो किसको मानेंगे, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा।
इसके लिए वोटिंग करवा ली जाए। तो दिन निश्चित हुआ कि भाई चलो वोटिंग करवा लेते हैं, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वोटिंग करवाई गई। तो वोटिंग करवाने के लिए अब जनरल व्यास ने कहा हीरालाल शास्त्री को और माणिकलाल वर्मा को कि देखो वोटिंग में सामने कौन खड़ा होगा मेरे, इधर तो मैं खड़ा हूँ, सामने तुम लोग तो खड़े हो नहीं सकते क्योंकि तुम लोग चुनाव ही नहीं जीते, ठीक है, दोनों चुनाव हारे हुए थे, तो ये लोग खड़े हो नहीं हो सकते, तो क्या किया जाए। तो एक बहुत युवा व्यक्ति को लेकर के आए थे। उस युवा व्यक्ति का नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल जैन था, जैन थे ये। और मोहनलाल सुखाड़िया की उस समय आयु कितनी थी? 38 वर्ष थी। कितनी थी? 38 वर्ष। राजनीति में 38 वर्ष बहुत कम होता है। 38 ईयर में इन्होंने जयनारायण व्यास के सामने चुनाव लड़ा और जयनारायण व्यास ने बुलाया उनको, हीरालाल शास्त्री को और माणिकलाल वर्मा को, कि तुम लोग मेरे साथ बैठ करके, इतनी भी तुम लोगों ने राजनीति नहीं सीखी और किस टाबर को पकड़ के लाए मेरे सामने, कम से कम कैंडिडेट ढंग का लेके आते, अच्छा कैंडिडेट होता तो मुकाबला तो बराबर का होता, और कैसे व्यक्ति को तुम लेके आए हो। हीरालाल शास्त्री ने माणिकलाल वर्मा ने कहा कि ठार ठार खाणो। कैसे खाना? ठंडा करके खाना है। तो वोटिंग करवा ली जाए। तो जब वोटिंग हुई तो वोटिंग के अंदर कौन जीत गया? मोहनलाल जो सुखाड़िया जी है वो वोटिंग के अंदर जीत गए, जयनारायण व्यास हार गए। ये घटना कब की है? यह है 13 नवंबर 1954 और राजस्थान को तीसरा निर्वाचित मुख्यमंत्री मिला। कौन? मोहनलाल। और मोहनलाल सुखाड़िया एक बार कुर्सी के ऊपर बैठे तो कुर्सी के ऊपर चिपक गए थे, ठीक है। वो अशोक जी वाला बयान कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये कुर्सी मेरे को नहीं छोड़ रही है, तो वो वाली घटना किसके साथ हो गई? 1954 में कुर्सी पे बैठे थे और लगातार 17 साल तक, कितने साल तक? 17 साल कुर्सी के ऊपर बैठे रहे 1971 तक। 1954 से और 1971 तक राजस्थान के सबसे अधिक सर्वाधिक काल तक मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक 4 बार शपथ ली। कितनी बार? 4 बार इन्होंने शपथ ली। राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 4 बार शपथ ली है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी मुख्यमंत्री ने 4 बार शपथ नहीं लिए। बाकी 3-3 बार लेने वाले 3 व्यक्ति हैं, जैसे आपके भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत और एक और थे हरदेव जोशी। 3 मुख्यमंत्रियों ने 3-3 बार शपथ ली है, लेकिन एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने 4 बार शपथ ली, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। कितने साल तक है? कब? 1971 में। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी कौन है? तो मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर कई रिकॉर्ड है। सबसे युवा मुख्यमंत्री है, सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है, सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री है। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। वैसे सीधी सी बात है, जो व्यक्ति आज़ाद होने के बाद में 17 साल मुख्यमंत्री रहेगा वही तो उसका निर्माण करवाएगा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता। और ये तो 1971 में मोहनलाल सुखाड़िया चुनाव नहीं आ रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया इसके बाद भी मुख्यमंत्री रहते, लेकिन 1971 या 70 के बाद में लगभग इनकी जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनसे बननी बंद हो गई थी, उनके बीच में टकराव हो गया था। तो 1971 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया से इस्तीफा दिलवा दिया इंदिरा गांधी ने, और इनके स्थान पर राजस्थान को पहला अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री मिला था, जिसका नाम था बरकतुल्ला खान। क्या नाम था? बरकतुल्ला खान उस समय लंदन में थे। कहाँ पे थे? लंदन में। मैडम का फ़ोन गया बरकतुल्ला खान के पास में। बरकतुल्ला खान उस समय नहा रहे थे, तो उनके किसी असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया कि मैडम का फ़ोन आया है। मैडम ने कहा तुरंत, कुछ भी कर रहे हैं, मेरा फ़ोन दो उनको। तो नहाते हुए भी बात की उन्होंने, और बरकतुल्ला खान को मैडम ने इतना ही कहा कि फटाफट अगली फ्लाइट से जितना जल्दी हो सके जयपुर पहुंचिए और मुख्यमंत्री पद की। तो बरकतुल्ला खान को तो सीएम पद जो है गिफ्ट में मिला हुआ है, ठीक है। राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक या पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? बरकतुल्ला खान है। और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, वो भी कौन है? बरकतुल्ला खान है। तो राजस्थान में सीएम की जो हिस्ट्री है वो बहुत शानदार है, ज़बरदस्त जगह पढ़ोगे आप तो। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। इसलिए इतनी बातें बताऊंगा मैं।
राजस्थान के, लिखो, राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री, तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया। और ये कब से कब तक रहे थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में मैं एक साथ लिख देता हूँ ना, सारी घटनाएं यहीं पर। ये जो मोहनलाल सुखाड़िया है, ये रहे थे आपके 13 नवंबर 1954 से और 9 जुलाई 1971 तक। कितने साल तक? लगभग 17 साल तक। कितने साल तक? लगभग 17 साल तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मोहनलाल सुखाड़िया है वो मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल कैसा रहा है? सर्वाधिक रहा है। कैसा रहा है? सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे, सर्वाधिक समय तक सीएम रहे या मुख्यमंत्री। तो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले राजस्थान के कोई व्यक्ति थे तो वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। कितने साल रहे थे? 17 साल रहे थे। और सर्वाधिक कितनी बार शपथ ली? तो सर्वाधिक जो है वो 4 बार, राजस्थान में सर्वाधिक 4 बार इन्होंने शपथ ली। सर्वाधिक 4 बार शपथ इन्होंने ली। और इसके अलावा ये राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री है, सबसे युवा मुख्यमंत्री, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री। और कितने वर्ष की आयु में? 38 वर्ष की आयु में। 38 वर्ष की आयु में ये क्या बन गए थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके थे। और अच्छा, आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी है, तो इनके बारे में लिखने के लिए जगह भी कम पड़ रही है। इतने महान व्यक्ति थे ये, कितने सारे रिकॉर्ड है इनके बारे में। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। ठीक है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। तो ये खूब सारी इनके बारे में घटनाएं। अब एक चीज़ देखिए इसमें कि मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी आयु कितनी थी? 38 वर्ष थी। कितनी थी? 38 साल थी। और जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे, 54 में बने और 71 में हटे थे, कितने साल हो गए? 17 साल। तो 38 वर्ष की उम्र में बने, 17 साल मुख्यमंत्री रहे। इसका मतलब कब तक रहे? 55 साल की उम्र तक की राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 55 साल की उम्र के बाद में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। यानी जैसे ही मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, इन्होंने सक्रिय राजनीति से जो है वो कह सकते हैं त्याग पत्र दे दिया या फिर सेवानिवृत्ति ले ली थी, रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया था हम कह सकते हैं। क्या ले लिया था? किस उम्र में? 55 वर्ष की उम्र में। लोगों का पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है 55 साल की उम्र में। ठीक है, 55 साल की उम्र में लोगों का पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है। और मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल तक इस उम्र में मुख्यमंत्री रह चुके थे, रिटायरमेंट संन्यास ले लिया था 55 साल की उम्र में। तो बंदे की किस्मत अगर किसी की होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? मोहनलाल सुखाड़िया जैसी होनी चाहिए। ठीक है, 38 में सीएम बने, 55 में रिटायरमेंट लिया और इस बीच में 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 4 बार शपथ ले ली। अब राजस्थान में ऐसे कितने मुख्यमंत्री है जिन्होंने 3 बार शपथ ली? है राजनीतिक पार्टी जो है आज़ादी के बाद में, और 1971 तक एकमात्र एक ही थी, कांग्रेस। ठीक है, पूरे भारत में कांग्रेस ही थी, ये बाकी पार्टियां सब आई है। पहले एकमात्र पार्टी कौन थी? हाँ, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्टर भी है क्या? यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं आजकल, जो है कांग्रेस के सपोर्टर कम मिलते हैं। पता नहीं, दुनिया आजकल एक ही तरफ चल रही है, पूरा भारत जो है वो एक तरफा हो गया है। कितनी बार शपथ ली? 3 बार। तो 3 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन कौन है?
तो इसमें नंबर 1 पर तो आपके हरिदेव जोशी। कौन है? हरिदेव जोशी। इन्होंने 3 बार शपथ ली। इसके अलावा आपके भैरव सिंह जी शेखावत है, जिनको बाबोसा के नाम से जानते थे। ये आपके सिक्कर शेखावटी से थे, भैरव सिंह शेखावत। ये भी 3 बार तो इन्होंने शपथ ली। और तीसरे आपके जादूगर, मारवाड़ के गांधी, आपके जोधपुर के सरदारपुरा से चुनाव लड़ने वाले अशोक गहलोत। इन्होंने भी 3 बार शपथ ली। हालांकि अशोक जी के मन में है कि 4 बार शपथ लूं, अगली बार भी चुनाव कांग्रेस जीते और वापस से शपथ में ही लूं। लेकिन उधर जो है बेचारे, वो क्या नाम उनका, बाकी लोग भी तो सीएम की कुर्सी पर नज़र लगाए बैठे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन अशोक जी का बयान है कि मैं तो कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी मेरे से छूट नहीं रही है। एक ये पूछ रहा है कि सर जमानत जब्त होना क्या होता है? बेइज्जती होती है, बहुत बुरी बेइज्जती होती है। ठीक है, तो किसी भी चुनाव के अंदर एक निश्चित जमानत राशि जो है वो दर्ज करवाई जाती है, जमा करवाई जाती है आरबीआई के अंदर। किस में जमा करवाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाते हैं। जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है? 15,000 रुपये। कितनी होती है? 15,000 रुपये होती है। और आपके विधायकों के चुनाव में, सांसद के चुनाव में भी लगभग इतनी सी ही होती है। लेकिन विधायकों में क्या होता है कि कैटेगरी वाइज होता है। जनरल की जमानत राशि अलग होती है, जनरल कैंडिडेट की, SC ST की अलग होती है और OBC की अलग होती है। तो कुल मिलाकर के कुछ निश्चित जो अमाउंट है वो आरबीआई में जमा करवाना पड़ता है जब आप चुनाव लड़ते हो। और यदि आपने कुल वोट का, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके क्षेत्र में जितने वोट हैं, उन वोटों का अगर 1/6 से कम वोट प्राप्त किए हैं, यानी लगभग 16.67%, अगर आपने 1/6 वोटों से भी कम वोट प्राप्त किए हैं अपने क्षेत्र में, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जमानत क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। जो रुपए आपने जमा करवाए हैं, रुपए आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो रुपए वापस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। 15,000 रुपये, 10,000 रुपये किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि विधायक का चुनाव लड़ रहा है, उसके लिए कोई मोटी रकम नहीं है। लेकिन 1/6 वोट भी उसको नहीं मिले कुल वोटों का, यानी 100 में से 17 वोट भी नहीं मिले, यह अपने आप में उसकी क्या है? इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है। ठीक है, तो जमानत जब्त होने का मतलब होता है जमीर का मर जाना। क्या होता है? हाँ, बात समझ रहे हो क्या? तो राजस्थान में कितने मुख्यमंत्री हुए? 3 मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने 3 बार शपथ ली। और 4 बार शपथ एक ही व्यक्ति ने ली है। वो किसने ली है? यहां तक लिख लिया गया? चलिए, इसके बाद है आपके राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक कह सकते हो, और या कह सकते हो कि मुस्लिम मुख्यमंत्री। अब कई बार से यहाँ सवाल पूछते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया भी तो जैन थे, तो क्या जैन अल्पसंख्यक नहीं है क्या? है, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? तो भारत में एक तो है हिंदू, क्या है? हिंदू धर्म है। एक है मुस्लिम धर्म, और बाकी जो जितने भी धर्म है उसमें खूब सारे धर्म है, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ऐसे। तो हिंदू तो है, इसमें क्या है? बहुसंख्यक। और मुस्लिम क्या है? अल्पसंख्यक। अब ये जो हिंदू शब्द है, संविधान के अनुसार हिंदू शब्द में हिंदू भी है, जैन भी है और सिख भी है। तो हिंदू, जैन और सिख जो है वो हिंदू शब्द के अंदर शामिल है। इसलिए अगर जैन मुख्यमंत्री भी है तो उसको भी क्या माना जाएगा? हिंदू ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? तो पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है वो कौन है? बरकतुल्ला खान। और ये कहां से थे? ये भी आपके जोधपुर से थे। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कितने मुख्यमंत्री है जिनका संबंध जोधपुर से रहा है? कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान और अशोक गहलोत। जयनारायण व्यास एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे। तो बरकतुल्ला खान कब बने थे? ये 1971 में बने थे। और इनका संबंध कहाँ से है? जोधपुर से है। कहाँ से है?
जोधपुर से। और इनके बारे में हम कह सकते हैं कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, एकमात्र सीएम जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई। पद पर रहते मृत्यु हुई, एकमात्र सीएम कौन है? बरकतुल्लाह खान है। ठीक है। इसके बाद में है राजस्थान के एक प्रथम दलित या हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया भरतपुर के थे। कहाँ के थे? भरतपुर के थे। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया कितनी बार रही है? ये 2 बार रही है। कितनी बार? 2 बार। 2003 से 2008 तक और 13 से 18 तक 2 बार मुख्यमंत्री रही है। हैं? इसके अलावा राजस्थान के एक मुख्यमंत्री है हरदेव जोशी, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक बार भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा। सबसे अनलकी सीएम कहते हैं हरदेव जोशी को। क्या कहते हैं? अनलकी सीएम। इनका लक साथ नहीं दिया। तो हरदेव जोशी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है, एकमात्र सीएम जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार? 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक बार भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, लेकिन यह 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो ये राजस्थान के सबसे अनलकी सीएम है हरदेव जोशी। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक बार भी ऐसा समय नहीं आया जब उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो। ठीक है, लिख लिया क्या? विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो जो राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा है 1967 के अंदर प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, वह विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत के कारण ही लगा था। 1967 में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, और पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण उस समय जो राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की और राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो 1967 राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन। लिख लिया? 3 बार शपथ तो तब इन्होंने ही ली होगी ना, तो वो तो लिखा है तो ना 3 बार शपथ ली थी हरदेव जोशी ने। कुछ लोगों को देर से समझ में आता है। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है?
हीरालाल देवपुरा। कितने दिन रहे थे ये? 16 दिन रहे थे। इसके अलावा हीरालाल देवपुरा के बारे में एक और उपलब्धि है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एकमात्र सीएम जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे। और तो क्या लिखाया जाए बताओ मुख्यमंत्रियों में, है? आप लोगों को तो बस भजनलाल दिख रहा है। भजनलाल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया ना। हाँ, तो अभी तो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको एक बार मौका दिया जाए और उसके बाद में हम जांच करेंगे कि मुख्यमंत्री कैसे थे। तो एक बार किसी भी व्यक्ति को मौका पूरा मिलना चाहिए। इसके अलावा और मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैक्ट्स है तो आप बताइए, मेरे को अभी इतने याद आ रहे हैं। ला लिख लो। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। कब बने थे? 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। और राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के समय जब देश में इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी, ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री या सीएम कौन थे? ये ध्यान रखना, हरिदेव जोशी थे। कौन थे? हरिदेव जोशी। जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 वाली, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी। और राज्यपाल कौन थे? सरदार जोगिंदर सिंह। हरदेव जोशी। हाँ जी, हाँ भाई, पर्चियाँ भिजवाओ भी इनके आगे, इनकी हेल्प करो पर्ची देने में। हाँ लो, मैं खुद ही आ जाता हूँ वहाँ पे। लाओ। अरे इतनी बड़ी पर्ची लिखता है क्या? ये लो। अब देखो सवाल, किस सीएम के पिताजी क्रिकेटर थे? वह कौन से सीएम है जिन्होंने महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण हटा दिया गया? अब ये तो भाई मेरे को नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब सीएम के पिताजी हैं? अब किसके पिताजी क्रिकेटर थे? कल को आप पूछ लोगे किसकी मम्मी हीरोइन थी। तो ऐसे सवालों के जवाब जो है, मेरे को इतनी अंदर तक जानकारी नहीं है। हैं? ये लिख लिया क्या? कहाँ से लाते हो सवाल ये? एग्जाम में आए हुए? कौन से एग्जाम में? वहाँ तो सारे प्रश्न अटेंड करने के नहीं होते हैं, कुछ छोड़ने के भी होते हैं। आपको क्या लगता है कि एग्जाम में जो 100 प्रश्न आते हैं, 100 में से 100 प्रश्न सभी को आते हैं क्या? किसी को नहीं आते हैं।
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। अब इधर देखो, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री का जो पद है, इस पद का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। डेप्यूटी सीएम का जो पद है वो एक संवैधानिक पद नहीं है, यह एक राजनीतिक पद है। कैसा पद है? यह एक राजनीतिक पद है। इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, यह एक राजनीतिक पद है। इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, वह बताऊंगा अभी। उप मुख्यमंत्री को शपथ को, पहली बात तो उप मुख्यमंत्री की अलग से कोई शपथ नहीं होती है, इसकी मंत्री के रूप में ही शपथ होती है। यह एक राजनीतिक पद है, यह संवैधानिक पद नहीं है। इस पद का जो सृजन है वो क्यों किया जाता है? वो जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए उप मुख्यमंत्री पद का सृजन किया जाता है। जब जब लगता है कि सरकार के अंदर, सरकार के दो ध्रुव बन रहे हैं एक ही पार्टी के अंदर, कुछ लोग व्यक्ति एक के पक्ष में जा रहे हैं, कुछ बी के पक्ष में जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक को बनाएंगे सीएम, एक को बनाएंगे डेप्यूटी सीएम। तो राजस्थान में अब तक कितने डेप्यूटी सीएम बने? राजस्थान में अब तक 7 डेप्यूटी सीएम बने। अब तक कितने बन गए? अब तक 7 डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं। 7 व्यक्ति जो है उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, अब ये 7 कौन कौन से बने, तो इनके हम नाम लिखेंगे। पहले आपके कौन है? टीकाराम पालीवाल। और ये कौन सी पार्टी से थे? तो ये कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस से थे। दूसरे हरिशंकर बाबड़ा। हरिशंकर बाबड़ा, आपको पता होना चाहिए कि जो अभी पिछले महीने 25 जनवरी गई थी, 25 जनवरी को हरिशंकर बाबड़ा का क्या हो गया था? पता है क्या आपको? हाँ, हरिशंकर बाबड़ा का निधन हो गया था। ये कौन सी पार्टी से थे? ये बीजेपी से थे, भारतीय जनता पार्टी से थे। तीसरे बनवारी लाल बेरवा। क्या नाम है? बनवारी लाल बेरवा। ये कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से हैं। चौथे आपके उप मुख्यमंत्री रहे हैं कमला बेनीवाल, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। कमला बेनीवाल के बारे में तो मुझे आश्चर्य होता है कि 1952 में जब प्रथम विधानसभा थी, है? हाँ, राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा 1952 में चुनाव हुए थे, और 1952 के चुनाव के अंदर राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री है। प्रथम महिला मंत्री कौन है? कमला बेनीवाल। कब की बात है? 1952 की बात है। उसके बाद में 2003 में अशोक गहलोत की सरकार के अंदर ये उप मुख्यमंत्री रही है। ये कब की बात है? 2003 की बात है। और ये जो कमला बेनीवाल है, ये अभी भी वर्तमान में भी ये जिंदा है। ठीक है, अभी इनकी उम्र हो गई होगी मेरे हिसाब से 97, 98। कितना लंबा संघर्ष है। पीछे मुझे याद आ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कहाँ के मुख्यमंत्री थे? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2007 से 2012 के बीच में, जब गुजरात के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उस समय जो कमला बेनीवाल है वो गुजरात की राज्यपाल थी। ठीक है, गुजरात की क्या थी? चूंकि कांग्रेस पार्टी से थी तो नरेंद्र मोदी को काम करने में बहुत ही अधिक परेशानी इन्होंने खड़ी की। राज्यपाल अगर अपने पर आ जाए तो मुख्यमंत्री को परेशान करके ही छोड़ता है, तो मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही नरेंद्र मोदी वापस बीजेपी से और आपके पीएम बने थे 2014 में, तो सबसे पहले कमला बेनीवाल को हटाया यहाँ से। ठीक है, इन्होंने बहुत दुख दिए कमला बेनीवाल ने नरेंद्र मोदी को। हटा मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ, हटाने का मतलब गुजरात से हटा दिया कि यहाँ से तो हटाओ कम से कम, और उधर भेज दो पूर्व के अंदर कहीं पर, असम, मेघालय, मणिपुर, उधर कुछ ही नहीं है, पहाड़ ही पहाड़ है। तो कमला बेनीवाल जो, ये भी कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। पांचवें आपके डेप्यूटी सीएम, आप सबके चहेते सचिन पायलट।
ये भी कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। और दो अभी बने वर्तमान में, 6 और 7। एक तो बनी है दिया कुमारी, जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी, और दूसरे हैं प्रेमचंद बेरवा। क्या नाम है? जो कि आपके जयपुर के पास में एक छोटा सा ग्राम पंचायत इलाका था दुद्दू, जो वर्तमान में क्या बन गया है? उस दुद्दू विधानसभा से विधायक है प्रेमचंद बेरवा। जबकि जो दिया कुमारी है, ये दिया कुमारी पहले तो थी सांसद। पहले क्या थी? पहले सांसद थी। कहाँ से? राजसमंद से ये सांसद थी। लेकिन वर्तमान में यह जयपुर में एक जगह है विद्याधर नगर, विद्याधर नगर से यह विधायक है। हाँ, सबसे बड़े अंतर से ये जीती थी दिया कुमारी है। वित्त मंत्री भी है राजस्थान की। तो दिया कुमारी के बारे में आपको बहुत जानकारी है। हाँ हाँ। अब मुझे ये बताओ कि ये जो उप मुख्यमंत्री रहे, डेप्यूटी सीएम रहे, इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनके समय सीएम कौन थे, उनके बारे में पता होना चाहिए। टीकाराम पालीवाल के समय सीएम कौन थे? जयनारायण व्यास सीएम थे। जबकि हरिशंकर भाबड़ा के समय भैरव सिंह शेखावत सीएम थे। और बनवारी लाल बेरवा ये 2002 में बने थे, और 2003 में बनी थी कमला बेनीवाल। इनके समय सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। और सचिन पायलट के समय भी कौन है? अशोक गहलोत। और इन दोनों के समय कौन है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल जी काफी फेमस हो गए। एक तो भजनलाल वो फेमस हुआ था पेपर आउट के समय, उसके बाद में ये फेमस हुए। तो इसमें देखो सवाल कैसे पूछे जाएंगे कि राजस्थान में अब तक कितने व्यक्ति उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं? तो 7 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। किसके समय बने थे ये? सवाल पूछा जाएगा राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री रहे, टीकाराम। सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में कौन से उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? कौन से उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो ध्यान रखना है, हरिशंकर भाबड़ा। कौन है? हरिशंकर भाबड़ा जो है, इधर लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक कार्यकाल 1993 से और 1998 तक, पूरे 5 साल तक ये क्या रहे? उप मुख्यमंत्री रहे थे। तो हरिशंकर भाबड़ा जो है, इनका उप मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल रहा है। जब तक भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री रहे थे, तब तक ये उप मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद में सवाल पूछा जाएगा कि किसके मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान में सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री बने? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के समय 3 बार बन गए उप मुख्यमंत्री, बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। सवाल पूछा जाएगा राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं उप मुख्यमंत्री के पद पर? तो 2 महिलाएं हैं, कमला बेनीवाल और दिया। याद रहेगा? तो यह है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। आगे बढ़े, लिखो। लिख रहे हो क्या अभी तक? इतना क्या लिख रहे हो? तो मैंने तो 7 लाइन लिखी है। अरे आज वो कहाँ गया पालीवाल? दिखा नहीं आज? अच्छा,
चलो, अब तो लिख ही लिया होगा। तो राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया और उप मुख्यमंत्री। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उसमें ध्यान रखना किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। ये एक राजनीतिक पद है, ये संवैधानिक पद नहीं है। अब आगे अपन पढ़ते हैं विधानमंडल। क्या पढ़ेंगे? विधानमंडल पढ़ेंगे। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 168। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का उल्लेख है। और जो विधानमंडल होता है राज्य का, वो राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय होता है। कैसा होता है? द्विसदनीय। और इसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होती है विधान परिषद। कौन सी होती है? विधान परिषद होती है। एक होती है इसमें विधानसभा। और कोई भी विधानमंडल तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि उसमें राज्यपाल शामिल है, क्योंकि विधानमंडल का मुख्य कार्य होता है कानून का निर्माण करना। और कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक उसके ऊपर राज्यपाल हस्ताक्षर। तो राज्यपाल भी विधानमंडल का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। अब दो विधान परिषद और विधानसभा राज्यपाल, इसको बोलते हैं द्विसदनीय विधान मंडल। लेकिन राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है। ये विधान परिषद केवल भारत के 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? केवल भारत के 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में ही विधान परिषद का उल्लेख किया गया है, विधान परिषद का गठन किया गया है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो है आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलावा इसमें है बिहार। बिहार के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक और प्रदेश, उसका नाम क्या है? तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों के अंदर ही विधान परिषद है। बाकी 22 राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन प्रत्येक राज्यों के अंदर विधानसभा। क्योंकि जो विधान परिषद होता है, यह विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? इसको हम बोल सकते हैं ऐच्छिक सदन। क्या बोल सकते हैं? ऐच्छिक सदन है। अस्थायी तो नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे ऐच्छिक सदन। यानी किसी राज्य में विधान परिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यह आवश्यक नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद हो, लेकिन हर राज्य में विधानसभा का होना अनिवार्य है। यह ऐच्छिक सदन नहीं है। विधान परिषद ऐच्छिक सदन है, भारत के 6 राज्यों में है, बाकी में नहीं है। हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में लिखा हुआ है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर विधान परिषद का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम केवल क्या पढ़ेंगे? हम केवल विधानसभा पढ़ेंगे और उसके साथ में किसको पढ़ेंगे? राज्यपाल को पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो विधानमंडल है वो कैसा है? राजस्थान का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय है क्या? एक सदनीय है। राजस्थान का विधानमंडल एक सदनीय है। कैसा है? एक सदनीय है। इसमें एक ही सदन है। और एक सदन कौन सा है? वो आपके विधानसभा है। एक सदन कौन सा है? विधानसभा। और विधानसभा के साथ में राज्यपाल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यही बाद में उस विधेयक के ऊपर साइन करेगा, तब वह विधेयक क्या बनेगा? कानून बनेगा। तो राजस्थान में कैसा विधानमंडल है? एग्जाम में स्टेटमेंट देंगे आपको कि राजस्थान द्विसदनीय विधानमंडल है या राजस्थान एक सदनीय विधानमंडल है। तो ध्यान रखना राजस्थान कैसा है? एक सदनीय विधानमंडल है। इसमें एक ही सदन है, विधानमंडल का एक ही सदन है। वो कौन सा है? विधानसभा है। विधान परिषद केवल 6 ही स्टेट के अंदर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इन 6 राज्यों के अंदर ही विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो ये आर्टिकल 168 में राज्यों के लिए विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। और विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्य। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है,
उन राज्यों में विधानमंडल के 2 ही अंग होते हैं, और 2 अंग कौन से होते हैं? विधानसभा और राज्यपाल होता है। जैसे कि राजस्थान है, तो राजस्थान में विधानमंडल के 2 अंग है, विधानसभा और, जबकि सदन कितना है? एक ही है। सदन कौन सा है? विधानसभा है। कौन सा होगा? विधानसभा होगा। ये जो आर्टिकल 168 है, 168 में विधानमंडल है, जबकि 169 में किसका उल्लेख किया गया है? विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद का गठन और उसका जो है समाप्त होना, इसका उल्लेख किस में किया गया है? 169 में किया गया है। जबकि विधानसभा का उल्लेख किस में है? 170 में है। यहां तक लिख लिया आपने? इतना बताने के बाद भी नहीं लिखा रहे। मैं तो दोबारा इसलिए रिवीजन करवाता हूं कि ताकि आप लिख लो। अच्छा, चलो लिखो। थोड़ा सा जोर से। बन जाएगी? बहुत बढ़िया। हालांकि राजस्थान विधानसभा ने तो प्रस्ताव पास कर दिया है, अब डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर। ठीक है, सेंटर पे डिपेंड करता है, जो केंद्र सरकार है, यदि वो चाहेगी तो बन जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि विधान परिषद होना नहीं होने से ज़्यादा बेटर कौन सा है? होना बेटर है कि नहीं होना बेटर है? क्योंकि उसके बाद में क्या होगा कि कोई भी विधेयक पारित करवाने के लिए, ऐसे तो विधानसभा में आपने पारित करवा दिया और उसके बाद में सिर्फ राज्यपाल के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। विधान परिषद भी होगी तो उस प्रस्ताव को विधानसभा के बाद में विधान परिषद में भी भेजना पड़ेगा। तो एक प्रकार से प्रोसेस जो है विधेयक को पास करवाने की, वो प्रोसेस लंबी हो जाएगी। हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां होती है, वो राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए विधान परिषद का गठन करती है। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद में सदस्य कौन बनेंगे? तो उसमें 1/3 मेंबर तो वे बनेंगे जिनको एमएलए चाहेंगे। ठीक है, जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में मेंबर कितने होंगे? तो 200 का 1/3। क्या हुआ? ये नहीं दिख रहा क्या? ये दिखाओ भाई इनको, ये ज़रा ज़रूरी है। हाँ, मेरे को मत दिखाओ। आप दिख रहा है क्या? चलो ठीक है। अरे मेरे को देखना भी नहीं है। चलो लिख लिया होगा। हो गया क्या? पीछे वाले एकदम जमा जमा के लिख रहे हैं। लिख लिया क्या? अभी 2 मिनट का समय और चाहिए आपको। अब हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ विधानसभा। हेडिंग क्या लगाएंगे? विधानसभा। विधानसभा। और कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 170 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 170 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगी? प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी, एक विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। प्रत्येक राज्य में क्या होगी? एक विधानसभा होगी। और ये जो विधानसभा होगी, इस विधानसभा में, अच्छा, विधानसभा के बारे में ध्यान रखना है कि विधानसभा जो है वह कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। कैसा है? अस्थायी सदन है। यह प्रथम सदन है।
प्रथम सदन है, निम्न सदन है और लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन है। ये जो है विधानसभा के अन्य नाम है। क्या है? अन्य नाम। इनको अन्य नामों में अस्थायी सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं। आप लिख सकते हो इसके अन्य नाम। अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि विधानसभा हर 5 साल के बाद में हाँ सेकंड हाउस बोलते हैं। वैसे ही इसमें निम्न और उच्च भी जो है ये भी पॉपुलर नेम बन गया है, संविधान में उल्लेख नहीं है। विधान परिषद को बोलते हैं उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक वैसे जैसे लोकसभा राज्यसभा के अंदर है, सेंटर में जो व्यवस्था है, सेंटर के अंदर भी उच्च सदन राज्यसभा है, राज्यों में विधान परिषद है, सेंटर में निम्न सदन लोकसभा है, राज्यों में कौन है? और इसको बोलते हैं लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस, क्योंकि ज़्यादा लोकप्रिय यही है। विधान परिषद को हम जानते ही नहीं है कि उसका चुनाव कैसे होता है, ठीक है। लेकिन विधानसभा के बारे में हम जानते हैं कि इसके जो विधायक हैं उसको हम स्वयं चुनते हैं, जनता के द्वारा चुना हुआ सदन होता है। तो ये अस्थायी सदन है, यानी टेम्परेरी हाउस है। प्रथम सदन ये इसका प्राइमरी हाउस, लोअर हाउस और पॉपुलर हाउस इसको बोलते हैं। ये इसके अन्य नाम है। इसके अलावा विधानसभा में आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। तथा न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम संख्या 20 किसने बोला? कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? अधिकतम जो है वो 500 हो सकती है। 500 से अधिक किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या नहीं होगी। और न्यूनतम जो संख्या है, जो मिनिमम नंबर है विधायकों के, वो कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। मैक्सिमम 500 और मिनिमम में 60 हो सकते हैं। हालांकि इसके अंदर भी कुछ राज्यों की विधानसभाएं अपवाद है, क्योंकि यह आपको ध्यान होना चाहिए कि जो सदस्यों की संख्या है वो सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करती है। किसी राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी वहाँ पर विधायकों की संख्या भी उतनी अधिक होगी, और अगर जनसंख्या कम होगी तो विधायकों की संख्या भी उतनी ही कम होगी। अब कुछ जो स्टेट है आपके भारत के अंदर, कुछ स्टेट की जनसंख्या इतनी कम है कि वहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 भी नहीं हो पा रही है। जो मिनिमम हमने संख्या रखी है कि मिनिमम 60 हो सकती है, उतनी संख्या भी वहाँ पर नहीं बन पा रही है। ऐसे जो है वो 4 स्टेट है। कितने हैं? 4 में से 3 तो है आपके राज्य और 1 है संघ शासित प्रदेश। तो हम लिखेंगे इसमें अपवाद, कुछ राज्य इसमें अपवाद है। और अपवाद में एक तो आपके है गोवा। गोवा में कितनी है विधानसभा की सीटें? 40। दूसरा है आपके मिजोरम। मिजोरम में कितनी है? 40 है। और तीसरा जो आपकी स्टेट है वो है सिक्किम। सिक्किम जो कि जहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। भारत का वह राज्य जहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है वो कौन सा है? सिक्किम है। और इसमें एक संघ शासित प्रदेश भी है, एक यूनियन टेरिटरी भी है, उसका नाम क्या है? पुडुचेरी है। और पुडुचेरी की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 30 ही है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए जिसमें राज्य भी हैं और संघ शासित प्रदेश भी हैं, तब तो सबसे कम सदस्यों वाली विधानसभा कौन सी होगी? पुडुचेरी होगी, जहां पर 30 सदस्य हैं। जबकि अगर केवल राज्यों की बात की जाए तो राज्यों के मामलों में सबसे कम सदस्य कौन से राज्य में है? सिक्किम के अंदर है 32, और गोवा और मिजोरम के अंदर 40 सदस्य हैं। तो यहाँ पर मिनिमम से भी कम है। मिनिमम संख्या हमने कितनी रखी थी? 60। और यहाँ की विधानसभा में सदस्यों की संख्या
60 से भी कम है। 2 में 40 है, 1 में 32 है, और पुडुचेरी में तो कितनी है? पुडुचेरी क्या है? भारत का संघ शासित प्रदेश है। तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? कितने हैं? राज्य तो है 28 और संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। 8 के आपको नाम पता है सभी को? एक तो आपके दिल्ली है, वो सबको पता है। दिल्ली के अलावा पुडुचेरी है, 2 हो गए। फिर अंडमान निकोबार 3, उसके बाद में चौथा कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा है? 5वां आपके चंडीगढ़ है, 6ठा आपके जम्मू कश्मीर है, 7वां आपके लद्दाख है, और 8वां आपके दादर नागर हवेली और दमन दीव। पहले दोनों अलग अलग थे, दादर नागर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था। ठीक है, अभी इनको 2019 में 19 के अंदर इनको मर्ज कर दिया और मर्ज करके एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, दादर नागर हवेली। और ये जो 8 आपके संघ शासित प्रदेश है, इन 8 में से वर्तमान में केवल 2 ही संघ शासित प्रदेश में विधानसभा है। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी में। जम्मू कश्मीर में भी प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी विधानसभा का गठन किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में केवल 2 में ही है, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? जबकि दिल्ली में कितनी है? 100, बहुत ज़्यादा बता दिया आपने। दिल्ली में कितनी है? 70 है। कितनी है? विधानसभा की 70 सीटें। 160 तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो दिल्ली छोटा सा की है, दिल्ली कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है। और दिल्ली का जो विधायक होता है, वहाँ का एमएलए होता है, उसकी जो हैसियत होती है वो जोधपुर में जो पार्षद होता है उसके बराबर ही है, जोधपुर के पार्षद के बराबर होता है। अब ये तो हो गई भाई मिनिमम की बात, मिनिमम की बात हो गई। अगर हम बात करें मैक्सिमम की, अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि भारत के अंदर किन राज्यों में सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या है, अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो सबसे अधिक, जब भी मैक्सिमम की बात की जाएगी, चाहे विधानसभा सदस्यों की संख्या हो, लोकसभा सदस्यों की संख्या हो, राज्यसभा सदस्यों की संख्या हो, जनसंख्या की बात हो, हमेशा सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश होगा। ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी सब तो है भारत, और ये उत्तर प्रदेश क्या है? महाभारत है। क्या है? उत्तर प्रदेश। यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403 है भाई। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहां पर सबसे अधिक 80 है। राज्यसभा की कितनी है? 31। कितनी है? सबसे अधिक है 31। उत्तर प्रदेश के बाद में नंबर 2 पर कौन है? कौन है? पश्चिम बंगाल है कि महाराष्ट्र है? पश्चिम, अरे बिहार कहाँ आ गया? पश्चिम बंगाल है, 294। 3 नंबर पर है आपके महाराष्ट्र। 3 नंबर पर कौन है? 288। और 4 नंबर पर है आपके बिहार। कौन है? बिहार है, और बिहार में है 243। इनको देख लेना भाई एक बार, पश्चिम बंगाल उल्टा सीधा मैंने नहीं लिखा दिया है, मेरे हिसाब से तो सही है, बाकी एक बार आप वापस चेक कर लेना इसको। सबसे नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार में 200 कितनी है? 200 कितनी है? अरे बोलो तो सही। 43 कि सर बीच में आ गया था ये। राजस्थान में कितनी है? ये तो सबको पता है ना। हाँ, तो बाकी याद हो कि ना हो, कम से कम ये तो याद रख लेना। 200। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। तो मैक्सिमम में सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288 और बिहार 243। राजस्थान की 200। और दिल्ली में कितनी है? 70। पुडुचेरी में 30, गोवा मिजोरम में 40 और सिक्किम में सबसे कम कितनी है? 32 है। ठीक है। एक ये मायाराम मीना बोल रहा है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो ये आपके धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे जो है, लिख लिया क्या ये? धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरे को पता है।
नहीं लिखा गया? वह लिखते रहो आराम से, अभी तो 5:30 हुए, 6:15 तक लिखते रहो। तो बताइए आप, पुलवामा अटैक कब हुआ था? पुलवामा अटैक किस वर्ष हुआ था भारत में? 2019 में हुआ था क्या? 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ था और भारत के कई जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे। उसके बाद में हुई थी एयर स्ट्राइक। क्या हुई थी? एयर थी, सर्जिकल हुई थी? पुलवामा के ठीक बाद में क्या हुई थी? सर्जिकल स्ट्राइक। तो एयर स्ट्राइक कब हुई थी? उरू के बाद में हुई थी? उल्टा बता रहे हो ना आप। उरी अटैक कब हुआ था? है? चलो आज रिसर्च करना है इसके ऊपर। बाकी आपको अगर मैं पूछूं कि वैलेंटाइन डे के बारे में बताओ, सबको पता है, लेकिन आज के दिन, अरे बात सुन लो मेरी, आज के दिन देश के कई जवान जो है वो शहीद हो गए थे, ठीक है। और इसके अलावा आज वैलेंटाइन जो सिरोल है, वैलेंटाइन सिरोल का नाम सुना है क्या आपने? आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था। क्या कहा था? भारत में अशांति का जनक कहा था। और इसके अलावा जो आर्य समाज है, उस आर्य समाज को भी भारत में अशांति का जनक कहा था। तो केवल वैलेंटाइन डे का मतलब भी पता नहीं होना चाहिए, ये वैलेंटाइन सिरोल कौन था इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का, कहाँ का था ये इंग्लैंड का था। और इस पर मुकदमा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड चले गए थे और वहीं पर 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। पता है क्या आपको? हाँ, कुछ नहीं पता आपको। तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, सबको पता है, लेकिन अरे क्यों मनाते हैं इसमें नहीं जाएंगे अपन। मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। तो आज प्रेम का दिवस भी है और साथ में आज जो है शोक दिवस भी है, जहाँ पर हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी थी। तो मुझे लगता है कि प्रेम दिवस से ज़्यादा आपको इस दिवस के रूप में मनाना चाहिए कि इस दिन हमारे जवानों ने शहादत दी थी। क्योंकि वो गाना आपने सुना होगा कि प्यार करने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, और हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। ठीक है, तो ये गाना जो है वो आज के दिन एकदम सटीक बैठता है। नहीं बैठता क्या? हाँ, किस किस ने गाना सुना है? किसी ने नहीं सुना ना? क्या सुनते रहते हो फिर आप लोग? आज सुनना, आज घर जाने के बाद में गाना सुनना ही है। अब अरे शायरी सुनाऊंगा कल सुनाऊंगा शायरी। तो आज सुना दिया नहीं गाना? आप देखो इधर, अरे मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बुला दिया आपने। सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? आपने वोट दिया है क्या? किस किस ने वोट दिया है? किस किस ने वोट दिया? सबने वोट दिया है। तो विधानसभा के सदस्यों को आप खुद वोट देते हो, इसका मतलब है कि विधानसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? भारत में चुनाव 2 प्रकार से होते हैं, एक तो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब हो गया डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें जनता स्वयं वोट देती है, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें जनता स्वयं वोट नहीं देती, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के खूब सारे एग्जाम्पल अपने भारत के अंदर है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष।
उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। आपके जो उप सरपंच होता है गांव के अंदर, उसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। जिला परिषद या जो प्रधान होता है, प्रधान और उप प्रधान का चुनाव कैसे होता है? पता है क्या सबको? प्रधान और उप प्रधान को अप्रत्यक्ष रूप से जो वार्ड पंच होते हैं अपने में से किसी एक सदस्य को प्रधान और एक को प्रधान अरे पंचायत समिति के सदस्य तो होते हैं, लेकिन वो होते तो वार्ड मेंबर ही है। और क्या होते हैं? वार्ड मेंबर नहीं होते क्या? प्रत्येक वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है, उसको बोलते हैं वार्ड का सदस्य, या जिसको बोलते हैं पंचायत समिति का सदस्य। इसी प्रकार जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख है, उनको भी अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य अपने में से चुनते हैं। तो ये भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की कुछ उदाहरण है। इसमें जनता खुद वोट नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। जबकि जो प्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव के जो एग्जाम्पल, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव एमपी का चुनाव होता है, अभी आपके अप्रैल मई में होने वाला है, जिसमें आप सभी वोट दोगे। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें और 25 सीटों पर आप सब लोग अपनी अपनी सीट के ऊपर वोट करोगे। इसके अलावा जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव भी कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं, जिसमें जनता स्वयं वोट करती है। इसके अलावा आपके सरपंच का चुनाव, किसका चुनाव? सरपंच का चुनाव भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। और जो वार्ड मेंबर होता है, वार्ड पंच, उसका चुनाव भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में जो पार्षद होते हैं, उनका चुनाव भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता स्वयं वोट देती है। तो हम कहेंगे विधानसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। जनता स्वयं चुनती है प्रत्यक्ष रूप से। और प्रत्यक्ष चुनाव की ये जो विधि है, इस विधि का नाम क्या है? विधि का नाम क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अगर अंग्रेजी में स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है? मैं केवल संवैधानिक भाषा में लिखूंगा, मारवाड़ी में लिख दो। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसके लिए वैसे तो कोई विशेष शब्द नहीं है, ठीक है? हिंदी वैसे इसलिए कोई विशेष शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या बोलते हैं अपन? अग्रता ही विजेता। यानी एक प्रकार से ये एक प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता में जो सबसे आगे निकलता है वही चुनाव को जीतता है। अग्रता का मतलब जो सबसे आगे निकलेगा वो चुनाव जीतेगा। मान लीजिए किसी विधानसभा की सीट से अगर 5 कैंडिडेट खड़े हैं और पांचों कैंडिडेटों में जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट लेता है वही उस विधानसभा का विजेता घोषित किया जाता है। वो विधानसभा का सदस्य बन जाता है, एमएलए बन जाता है। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि विधानसभा में 100 वोट है। कितने वोट है? 100 वोट है। और इन 100 वोटों पर मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट खड़े हैं। कितने कैंडिडेट खड़े हैं? एक साथ 10 जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो इसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। और इनमें से 10 में से 9 उम्मीदवार जो हैं उनको 9 वोट मिले हैं। कितने कितने? 9 वोट ले रहे हैं। तो कितने हो गए? 81। और एक उम्मीदवार ने वोट ले लिए कितने? 19 वोट ले लिए। या मान लीजिए एक उम्मीदवार ने वोट लिए 10। कितने लिए? बाकी के 10 वोट क्या हो गए? खारिज हो गए। क्या हो गए? खारिज हो गए। हाँ, नोटा क्या हो गए। तो अगर प्रत्येक सदस्य ने 9 वोट लिए और एक मेंबर अगर 10 वोट ले लेता है तो ऐसी स्थिति में कौन चुनाव जीतेगा? जिसने सबसे अधिक वोट, इन 10 वोट प्राप्त किए हैं, वही उस क्षेत्र का क्या होगा? विधायक होगा। अब मुझे आप बताइए कि कुल 100 वोटों में से जिस उम्मीदवार ने 10 वोट लिए, क्या वह उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता का प्रतिनिधित्व करता है क्या? 10 लोगों ने ही उसको पसंद किया है, बाकी 90 लोगों ने उसको पसंद नहीं किया है। फिर भी फर्स्ट पास द पॉलिसी के अंदर जो व्यक्ति सबसे आगे निकलता है वही विजेता घोषित किया जाता है। इस प्रणाली के ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह हैं, कई सवाल है, हम उन सवालों के अंदर नहीं जाएंगे। जबकि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव फर्स्ट पास द पॉलिसी से नहीं होता है, वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से होता है। और वहां पर यह फिक्स होता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसको कम से कम 50% प्लस 1 वोट मिलना
अनिवार्य है। कम से कम इतने वोट मिलेंगे, 50% से अधिक वोट मिलेंगे, यानी 100 में से कम आधे से अधिक लोग उसके पक्ष में होंगे। ऐसी कंडीशन में ही वो भारत का राष्ट्रपति बन पाएगा। वहां पर फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली नहीं होती है कि 10 मेंबर खड़े हुए और उनमें से एक मेंबर ने 10 वोट ले लिए, बाकी ने 9 वोट ही लिए तो राष्ट्रपति बन जाएगा। वो नहीं बनेगा। वहां पर कम से कम बहुमत मिलना चाहिए उसको, 100 में से 51 वोट मिलने चाहिए। ऐसी कंडीशन में वो राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट जो पॉलिसी होती है, जो कि विधानसभा और लोकसभा में काम में ली जाती है, इसके अंदर जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वही उस क्षेत्र का विधायक बनता है। ठीक है, तो सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली से होता है, अगरता ही विजेता प्रणाली से होता है। इसके अलावा बात करें कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल होता है शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। शपथ ग्रहण की तिथि से, या हम सामान्य रूप से इसको 5 वर्ष भी बोल सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में यह विधानसभा अगर 5 साल से पहले भी भंग कर दी जाती है राज्यपाल के द्वारा, तो इसका कार्यकाल 5 साल से कम भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 5 साल ही हो। ठीक है, शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, 5 साल तक होता है। और ये जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल को आपातकाल के समय 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो हम लिखेंगे कि आपातकाल में कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आपको पता ही होगा कि 1971 में चौथी विधानसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान में। उसके बाद में इमरजेंसी लग गई थी, और इमरजेंसी लगने के कारण चुनाव वापस कब हुए? 1977 में हुए। तो 71 से 77 कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। चुनाव होने कब चाहिए थे? 76 में होने चाहिए थे। 5 साल के हिसाब से 76 में होने चाहिए चुनाव, लेकिन इमरजेंसी लगने के कारण, आपातकाल लगने के कारण कार्यकाल जो उसका 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया था। जो आपकी 5वीं विधानसभा है, 5वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, और 6 साल तक वो विधानसभा अस्तित्व में रही थी। तो वैसे तो इसका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन 1 साल के लिए विशेष परिस्थिति में, यानी आपातकाल में, इसको 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब जो विधानसभा के सदस्य हैं, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? कौन से सदस्य जो है वो विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं? क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि वो भारत का क्या हो? नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा है कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ये न्यूनतम आयु के संबंध में आपको ध्यान रखना भाई कि विधानसभा और लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। विधानसभा और लोकसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 साल। जबकि आपके विधान परिषद है राज्यों में विधान परिषद, और केंद्र में होती है आपके राज्यसभा। क्या होती है? इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि भारत में होता है राष्ट्रपति, इसके अलावा होता है उपराष्ट्रपति, और राज्यों में होता है राज्यपाल। इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा संविधान में किसी की भी न्यूनतम आयु का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सरपंच और की, तो वहाँ पर 21 साल है। जो आपके ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत कह सकते हो या सरपंच कह सकते हो, तो इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, तीन आपके सभी के अंदर ही न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। विधानसभा और लोकसभा में 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा में 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल में 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आयु के संबंध में ध्यान रखा जाए। मेनली जब भी योग्यता की बात आती है तो उसमें मुख्य रूप से किसको पूछा जाएगा? आपको
आयु के बारे में पूछा जाएगा, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बाकी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सब में कॉमन ही होता है, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये सब में कॉमन है। लेकिन आयु के संबंध में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल होनी चाहिए। है दिवालिया घोषित है, वो उसकी योग्यता नहीं है, वो उसकी अयोग्यता है। क्या है? योग्यता में और अयोग्यता में फर्क होता है, नहीं होता क्या? एक तो होती है क्वालिफिकेशन, एक होती है डिसक्वालिफिकेशन। तो हम अभी यहाँ पे योग्यता की बात कर रहे हैं, अयोग्यता की बात नहीं कर रहे हैं। तो अयोग्यता उसकी होगी कि वो किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा पागल अथवा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, वो उसकी अयोग्यता है। ठीक है। और अयोग्यता का उल्लेख किस में? अयोग्यता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो 102 के अंदर तो है आपके सांसदों की अयोग्यता, इसमें से 89 माइनस कर दो, कितना बचता है? 191 बचता है क्या? हाँ, तो 191 के अंदर विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता है। सॉरी, प्लस करना है। हालांकि मेरे को 191 याद है, तो प्लस माइनस करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 191 ही आएगा। लेकिन मैंने माइनस बोला क्या? हाँ, लेकिन किया क्या? प्लस ही किया। तो 102 में 89 जोड़ने पे कितना आया? 102 के अंदर तो है सांसदों की अयोग्यता। किसकी अयोग्यता है? तो लोकसभा की, राज्यसभा के सांसद है, उनकी जो अयोग्यता है, डिस्क्वालिफिकेशन है, उनका उल्लेख किया गया है। जबकि 191 191 के अंदर जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है 191 के अंदर। और 192 में कहा गया है, आर्टिकल 192 में कहा गया है कि सदस्यों की अयोग्यता का जो डिसीजन है वो कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। कौन लेगा? वो लिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो अयोग्यताएं क्या क्या हो सकती है? ये ऐसे ही फॉर्मूला बनाया हुआ है मेरा, है? हाँ, ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, ऐसा कोई इसका अलग से कहीं संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, जैसे ही बनाया हुआ है। ये लिख लिया क्या? अरे लिख लिया तो यस तो बोलो। जब नहीं लिखा होता है तब तो बोल देते हो नहीं लिखा सर, जोर से बोलते हो। आगे लिखो। तो ये अपन देखो, चुनाव लिख लिया, कार्यकाल लिख लिया, योग्यता लिख ली। अब अयोग्यता सिद्धि। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल खुद दिलाएगा या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो शपथ के बारे में लिखते हैं, चलो कि शपथ राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। तो या तो शपथ राज्यपाल खुद दिलाएगा या फिर राज्यपाल कोई व्यक्ति नियुक्त करेगा। तो राज्यपाल किसको नियुक्त करता है? आप सभी को पता है कि राज्यपाल जो है प्रत्येक विधानसभा के आम चुनाव के ठीक बाद में जो विधानसभा का सबसे वरिष्ठ मेंबर होता है, जो सबसे सीनियर मेंबर होता है, उस सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। ये विधानसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, विधानसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य। प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने लिखाया था क्या? आपको लिखा दिया था। विधानसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। और कौन नियुक्त करता है इसको? प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल नियुक्त करता है। जैसे ही विधानसभा के चुनाव होते हैं, चुनाव के ठीक बाद में जो पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक के अंदर सबसे वरिष्ठ सदस्य को राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। और ये प्रोटेम स्पीकर के दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं?
पहला काम होता है विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। क्या काम होता है? विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना इसका काम होता है। और दूसरा काम होता है विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाना। लिखाऊं कार्य इसके? प्रोटेम स्पीकर के कार्य, इसके कार्य। तो एक का कार्य इसका क्या होगा? सदस्यों को शपथ दिलाना, सदस्यों को शपथ दिलाना। तथा दूसरा इसका काम होता है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। विधानसभा अध्यक्ष का क्या करवाना? चुनाव करवाना। ये इसके दो ही काम है मेनली। जैसे ये दो काम कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका पद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर जो होता है वह विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है, कुछ समय के लिए बनता है। और जैसे ही विधानसभा का अध्यक्ष बन गया उसका स्थायी अध्यक्ष बन जाता है, इसका पद स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये हो गया शपथ। शपथ के बाद में अगर मान लीजिए कि विधानसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र देना चाहे, क्या देना चाहे? तो विधानसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो हम लिखेंगे सदस्य अपना त्याग पत्र, सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे? विधानसभा के अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? विधानसभा के अध्यक्ष को देंगे। सदस्य जो है अपना त्याग पत्र किसको देंगे? विधानसभा के अध्यक्ष को देंगे। और अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को देंगे। और आप पूछोगे उपाध्यक्ष नहीं है तो जो भी वहाँ पर पीठासीन अधिकारी होगा जो कि कुर्सी पे बैठा होता है उसको दे लेंगे। इतना लोड नहीं लेना है। अपना किसको देंगे? अध्यक्ष से त्याग पत्र किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है। और है और बढ़िया है। चलो ये लिख लिया क्या? तो चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। उसके बाद में कार्यकाल 5 साल होता है, आपातकाल में 1 साल बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को देंगे। कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 साल के लिए। आपातकाल के दौरान जो है 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहां तक लिख लिया क्या? अब हम बात करेंगे विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। नहीं, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति, योग्यता मैंने 2 चीज लिखाई आपको। कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन होता है और जिसकी आयु कम से कम 25 साल पूरी हो चुकी है, वह व्यक्ति विधानसभा का सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता, शैक्षणिक योग्यता उसमें नहीं है। अगर अनपढ़ भी है तो भी चुनाव लड़ सकता है। हैं? ऐसे मत बोला करो, समझ भी नहीं आता क्या बोलते हो। ये लिख लिया क्या? इधर लिखने का ध्यान रखो। उसके अलावा कोई सवाल हो तो पर्चे में लिख करके भेजो उसको। ऐसे बीच बीच में बोलते रहते हो, को समझ में नहीं आता। चलो आगे बढ़े। अब लिखो विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संबंध में जो आर्टिकल है, वैसे आर्टिकल आपको याद करने नहीं है इसके। 178 है। कौन सा आर्टिकल है? 1 से पर्ची आ गई कहते हैं
विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आपको सैलरी में है ना? सैलरी कितनी होती है ये पूछ रहे हो क्या? हाँ, कहाँ से मिलती है? राज्यसभा की जो संचित निधि होती है राज्य की, राज्य सरकार में एक निधि होती है, क्या होती है? संचित निधि। कौन सी निधि? इस संचित निधि से ही सभी की सैलरी बनती है। सभी की मतलब राज्यपाल को भी वेतन इसी से मिलता है, ठीक है, मुख्यमंत्री को भी इसी से मिलता है, विधायकों को भी इसी से मिलता है। और कल को आप सब लोग जब टीचर बन जाओगे तो आपको भी सैलरी किससे मिलेगी? संचित निधि से ही मिलेगी। किससे मिलेगी? ये जो राज्य की संचित निधि इससे मिलेगी। अब कितनी मिलेगी ये भी बताऊं क्या? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो जो आर्टिकल 178 है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 178। हालांकि अनुच्छेद इनके बारे में याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको कि अनुच्छेद 78 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की बात की गई है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की बात की गई है। तो चुनाव कैसे होगा? अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव। तो इनका चुनाव कैसे होगा ये ध्यान रखना है। कैसे होता है चुनाव? अप्रत्यक्ष होता है क्या? सर्वसम्मति से होता है। तो विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को विधानसभा का अध्यक्ष, एक सदस्य को अध्यक्ष तथा दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं, उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो सामान्यतः होता यही है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसका तो बनता है अध्यक्ष, और ये परंपरा है कि जो विपक्षी पार्टी होती है उससे बनाएंगे उपाध्यक्ष, ठीक है। तो सत्तारूढ़ पार्टी से अध्यक्ष बनता है, विपक्षी पार्टी से उपाध्यक्ष बनता है। संविधान में उल्लेख नहीं है, ये परंपरा बन गई है कि विपक्षी पार्टी से क्या बनाया जाए? उपाध्यक्ष बनाया जाए। ऐसा संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य, बैठक होती है और बैठक के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। चुनते क्या है उसमें? जो वैसे तो इसमें परंपरा क्या, सिस्टम जो होता है वो सिस्टम तो ये है कि विधानसभा के सदस्य बहुमत के द्वारा वोटिंग होगी और वोटिंग से जिस सदस्य को चाहेंगे उसको अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन चूंकि पहले से यह तय होता है कि सत्ता पक्ष के पास में बहुमत पहले से ही होता है, तो सत्ता पक्ष सरकार कौन बनाएगा? सरकार वही बनाएगा जिसको विधानसभा में बहुमत होता है। तो अध्यक्ष उसी का बनना है, तो वोटिंग की आवश्यकता भी नहीं होती है। सत्ता पक्ष जिसको चाहती है वो क्या बन जाता है? अध्यक्ष बन जाता है। तो कुल मिलाकर के विधानसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक को तो बनाएंगे अध्यक्ष और दूसरे को क्या बनाएंगे? ये तो हो गया अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव। कौन से आर्टिकल में? ये 179 में। दूसरा जो इसका आर्टिकल है 178 में, दूसरा आर्टिकल है 179, और 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल है। कार्यकाल तथा हटाने की प्रक्रिया। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है बताओ। देखिए, अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है सामान्यतया 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी जो अगली विधानसभा है, अगली विधानसभा की पहली बैठक तक यह अपने पद पर बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि इस विधानसभा का जो अध्यक्ष है, अभी अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी का कार्यकाल शुरू हो चुका है और ये कब तक अध्यक्ष पद पर रहेगा? जब तक अगली जो 17वीं विधानसभा है उसकी पहली बैठक नहीं हो जाती है। तो अध्यक्ष के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि निर्वाचन की तिथि से या पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से अगली विधानसभा की
पहली बैठक तक पद पर बना रहेगा, पद पर बना रहेगा। तो पद ग्रहण की तिथि से अगली विधानसभा की पहली बैठक तक पद पर बना रहेगा। किसकी बात हो रही है? ये लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है। विधानसभा की बात चल रही है क्या? अच्छा, तो कार्यकाल कितना होगा इसका? विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा? शपथ ग्रहण की तिथि से या पद ग्रहण की तिथि से अगली विधानसभा की पहली बैठक तक इसका कार्यकाल होता है। इसके बाद में इसको हटाने की प्रक्रिया, इसको पद से कैसे हटाया जाएगा? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसको पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व देनी होगी और 14 दिन के बाद में उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके ऊपर वोटिंग होगी और वोटिंग वाले दिन विधानसभा में जितने मेंबर उपस्थित है उन उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधानसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 14 दिन पूर्व की सूचना पर, 14 दिन पूर्व की सूचना पर तात्कालिक सदस्यों के तात्कालिक सदस्यों के बहुमत द्वारा पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। तो 14 दिन पूर्व की सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपको पद से हटा रहे हैं और 14 दिन बाद में उस पर क्या होगी? तो 14 दिन बाद की जो वोटिंग होगी उस वोटिंग में बहुमत के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। वर्तमान कौन है सर, वो भी लिखा दो। तो वो मैं लिखाऊंगा 16वीं विधानसभा से पढ़ाऊंगा आपको। 16वीं विधानसभा में कल हम पढ़ेंगे, आज तो टाइम हो गया ना, मतलब वो टॉपिक आज नहीं हो पाएगा। कल हम 2 विधानसभा पढ़ेंगे, एक तो पहली विधानसभा, एक जो वर्तमान विधानसभा, इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, कि 16वीं विधानसभा में अध्यक्ष कौन है और आपके प्रोटेम स्पीकर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, सबको पता ही है वैसे तो, फिर भी आपको एक बार वापस इसका अपन देखेंगे इसको। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव का उल्लेख कौन से में है? आर्टिकल 178। चुनाव कैसे होता है? सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुनता है, एक को उपाध्यक्ष चुनता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो लोक विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है पद ग्रहण करने की तिथि से अगली विधानसभा की पहली बैठक तक। और हटाने की प्रोसेस क्या होगी? तो 14 दिन पूर्व की जो सूचना होती है उस सूचना के बाद में तात्कालिक सदस्यों के बहुमत के द्वारा इसको पद से हटाया जा सकता है। 178, 79 के बाद में लिखना है क्या? कितने लोगों ने नहीं लिखा है? एक बार हाथ खड़े करो देखे। 1 और 2, तो 2 के लिए फिर क्या क्लास रुकी रहेगी क्या? जल्दी लिखा करो। आर्टिकल 180 और 180 में लिखा हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता करेगा। तो ये तो सभी को ही पता होना चाहिए वैसे तो, कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा उसकी जगह पर? भाई उपाध्यक्ष को क्यों बनाया गया? इसलिए तो बनाया गया है ताकि अगर मान लीजिए कि अध्यक्ष छुट्टी के ऊपर है
जो है लंबे समय से कहीं घूमने गया है, बीमार है, ऐसी कंडीशन में उसकी जगह अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा का उपाध्यक्ष करेगा। हाँ, ये सवाल जरूरी है पूछना कि दोनों नहीं रहे तो जब दोनों नहीं रहेंगे तो विधानसभा के अंदर एक सूची बनाई होती है, जो वरिष्ठ मेंबर होते हैं उनकी सूची होती है कि जैसे दोनों नहीं होते हैं तो उनमें से फिर सूची में जो नाम लिखे होते हैं उनमें से कोई एक सदस्य जो है वो उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, 180। इसके बाद में 181, आर्टिकल 181 और 181 के तहत जब विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष ऐसी स्थिति में अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता है, लेकिन सदस्य के रूप में मतदान कर सकता है। तो ये समझ में आया क्या आपके कि मान लीजिए कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, या इन दोनों को हटाने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस विधानसभा में चलाई जा रही है, प्रक्रियाधीन है। ऐसी कंडीशन में जब विधानसभा के अध्यक्ष को ही हटाया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में अध्यक्ष जो है वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। यानी जो चेयरमैन की कुर्सी होती है, जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है, उस अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर विधानसभा का अध्यक्ष उस समय नहीं बैठेगा। बात समझ में आई? भाई जब विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है उस समय विधानसभा का अध्यक्ष वाली कुर्सी के ऊपर नहीं बैठेगा, पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष के पास में एक पावर होता है, स्पेशल पावर क्या होता है कि दोनों पक्षों के जब मत बराबर हो जाते हैं, वोट जब बराबर हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में विधानसभा अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत देता है। यानी उसका मत जिस साइड होता है वही साइड बाद में उसमें जीतती है। लेकिन जब इसके खुद के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, इसको हटाने की प्रक्रिया जो है चलाई जा रही है, ऐसी कंडीशन में ये अपना निर्णायक मत नहीं देगा। लेकिन चूंकि विधानसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य भी होता है तो ये सदस्य के रूप में मतदान कर सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। बात समझ में आई? तो ये विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में 4 आर्टिकल हैं, जिसमें इनको किस प्रकार से चुना जाएगा, इनका कार्यकाल कितना होगा, कैसे हटाया जाएगा, और जब इनको हटाने की प्रक्रिया चलाई जा रही होती है ऐसी कंडीशन में पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ये 4 आर्टिकल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में है। 78, 79, 80 और 81, ये 4 आर्टिकल है। अब हम लिखते हैं विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां। ये लिख लिया ना? हाँ, सब ने लिख लिया, मेरे को तो कोई नहीं दिखा लिखते हुए। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां। तो विधानसभा अध्यक्ष के पास में कुछ स्पेशल पावर होती है। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां, क्या क्या शक्तियां होती है विधानसभा अध्यक्ष के पास में? तो एक तो अभी मैंने आपको लिखाया बताया था कि विधानसभा में मत बराबर होने की स्थिति में
मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। कैसा मत? निर्णायक मत दे सकता है। जब विधानसभा में मत बराबर हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर होती है कि वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या इसके पास पावर होती है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? इस बात का निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय या इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय या विधानसभा अध्यक्ष का विनिश्चय क्या होता है? अंतिम होता है। यानी वो जो निश्चय करता है वो कहेगा कि यह विधेयक धन विधेयक है तो मानना पड़ेगा कि धन विधेयक है, और वो कहेगा कि नहीं है, इसका मतलब नहीं है। तो विधानसभा अध्यक्ष का विनिश्चय क्या होगा? अंतिम। अब ये धन विधेयक क्या होता है ये पता सबको? ये भी आपको नहीं पता है तो पता नहीं मैं क्या क्या बताऊँ आपको। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ी है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दो आर्टिकल 109 और 110 है। 110 के अंदर तो है धन विधेयक की परिभाषा। ऐसा कोई भी विधेयक, अब आपको ये तो पता है विधेयक क्या होता है? एक पूछ रहा था मेरे को कि सर ये विधेयक और विधायक में क्या अंतर होता है? विधेयक और, अब बताओ। अब दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग पढ़े हैं। बोल रहा है कि मेरे को तो ये कन्फ्यूजन है सर कि ये विधेयक और विधायक क्या क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? तो लोगों को यही नहीं पता। तो विधेयक क्या होता है ये पता है आपको? एक तो होता है देखो विधेयक और एक होता है अधिनियम। क्या होता है? अधिनियम। विधेयक को जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिल, और इसको बोलते हैं अपन एक्ट। क्या बोलेंगे? एक्ट बोलेंगे। तो विधेयक तो जो सरकार जो प्रस्ताव लेकर के आती है, शुरुआत में जिस प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है उसको बोलते हैं विधेयक। क्या बोलेंगे? विधेयक बोलेंगे, उसको बिल बोलेंगे। लेकिन जब वह विधेयक पास होने के बाद में राज्यपाल उसके ऊपर साइन कर देता है, राज्यपाल के साइन करने के बाद वो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम या फिर एक्ट बन जाता है। जैसे मैं सिंपल से आपको समझाऊं, मैं आपको सेंटर से ज़्यादा से समझा सकता हूं। सेंटर के अंदर अपने एक आरक्षण बिल आया था, EWS आरक्षण आया था क्या? तो EWS जो आरक्षण है यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है। क्या है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जबकि यह 124वां विधेयक है। विधेयक कौन सा है? ये विधेयक 124वां है। इसका मतलब है कि 124 विधेयक जब संसद के अंदर रखे गए उसमें से 103 ही क्या बन पाए? अधिनियम बन पाए। और अधिनियम कब बनता है? जब राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन है। अधिनियम का मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून होता है। और कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति साइन करता है। वैसे ही राज्यों में कौन साइन करेगा? राज्यपाल साइन करेगा। तो विधेयक का मतलब हो गया जो प्रस्ताव सरकार लेकर के आती है, और अधिनियम का मतलब है कि जब सरकार इसके ऊपर क्या कर देती है। अब मेरी बात सुनो, 3 लाइन लिख लो, ये मैं समझा दूंगा कल। ठीक है? ये जो पॉइंट है ना मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर टाइम हो रहा है, 2 मिनट बचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की हम शक्तियां लिख लेते हैं एक बार। दल बदल के संबंध में लिखो, दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय करता है। अंतिम निर्णय करता है। दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय करता है। एक शक्ति और है, अब कौन सी है मेरे को याद नहीं आ रही है। अरे अभी 2 मिनट पड़ी है ना। हाँ, तो 2 मिनट में तो याद आ ही जाएगी मेरे को। ये 3 लिख ली क्या आपने? एक तो विधानसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस संबंध में अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम है। हाँ, ये तो उसकी विशेष शक्ति थोड़ी है। विशेष शक्ति यह है कि दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय
अरे ठीक है, अब मेरे को तो याद आ रही हो, बुला रहे हो आप। चलो बाकी अपन लिखेंगे, आपको जाने की बहुत जल्दी है।